नमस्कार। लोकगीत लोक के गीत हैं जिन्हें एक व्यक्ति नहीं वरन पूरा समाज अपनाता है। लोकगीत लोक द्वारा रचित, लोक में प्रचलित, लोक को समर्पित और लोक के द्वारा लिखे गए गीत हैं। सरलता से यदि कहा जाए तो लोकाभिव्यक्ति का सबसे सरल और सशक्त माध्यम है लोकगीत। तत्कालीन देश काल परिस्थिति और समाज की व्यवस्था, समाज की कुरीतियों का दर्पण है लोकगीत। ब्रज लोक संगीत का साहित्य बेहद समृद्ध है। बिना किसी लेखन शिल्प की परवाह किए बगैर उन्मुक्तता से आनंद की तरंग में लिखे गए लोकगीत हैं ब्रज लोकगीत। लेकिन विडंबना ये है कि आज ब्रज लोक संगीत साहित्य अपनी मौलिकता को खो रहा है, अपने मौलिक स्वरूप से हट रहा है और वो साहित्य लगभग विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसे में एक साहित्य मनीषी, कला मनीषी की चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, जिनके प्रयासों को भारत सरकार ने मूल्यांकित किया और उन्हें देश के उच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। हमारे बीच में आज हैं पद्मश्री से सम्मानित श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी, जिन्हें भैया जी के नाम से सारा देश जानता है। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मेरे साथ हैं वरिष्ठ उद्घोषक, ब्रॉडकास्टर राधा बिहारी गुसाई जी, जो मेरे साथ ही इस भेंट वार्ता में भैया जी से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले भैया जी मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके पिता स्वतंत्रता सेनानी, आप 20 वर्ष की आयु से एक पत्रकार, ये लोकगीतों में उनका संकलन, उनका संरक्षण, उनका संग्रहण करने की रुचि आप में कहाँ से अचानक से आई? उन दिनों आकाशवाणी दिल्ली से एक कार्यक्रम होता था, देहाती कार्यक्रम जी। उसमें यदा कदा ब्रज के लोकगीत भी आते थे, तो उन्हें सुनकर ऐसा लगता था ये तो मेरे आसपास के गीत हैं। तो बड़ी अच्छी धुन होती थी, बड़े अच्छे शब्द होते थे, तो मैं उन्हें लिखता था। लेकिन एक पंक्ति लिखता था तो दूसरी पंक्ति जब तक शुरू हो जाती थी जी, तो मन में एक भाव आया कि इन गीतों को संकलित करा जाए। तो पहले तो जो घर में चौके वाली थी या और ऐसे वर्ग के लोग थे उनसे लिखे। फिर हमारे कुछ सहपाठी थे जो कॉलेज में पढ़ते थे साथ में और गांव के रहने वाले थे, उनसे हमने कहा कि आपके गांव आए तो हमको गीत सुनवा दोगे? अरे आओ, सुनवा देंगे। तो पुरुष गायक तो रसिया ढोला बड़े आराम से सुनवा देते थे, लेकिन महिलाएं नहीं सुनवाती थी। वो कहती थी क्या करोगे इन्हें लिख के, हैं हम पे ना आवे कछु। बड़े उसके हमारे साथ वाला अनुनय विनय करता था, अरे दादी लिखवा दे, इतनी दूर से आए हैं। तो वो कोई एक गीत लिखवाती थी। फिर कुछ गीत मुझे याद थे तो मैं कहता था ये आवे, बोले हाँ ये तो आवे। तो फिर तो वो शुरू हो जाती थी लिखवाने को। बाद में जब हम टेप रिकॉर्डर ले जाने लगे तो ये क्या है, मैंने कि इसमें आपकी आवाज़ आ जाएगी, हम ना गा में हमारी आवाज़ खिंच जाएगी। उन्हें ये था कि हम गाएंगे तो आवाज़ वहाँ चली जाएंगी। तो बड़े बड़े ऐसे प्रकरण आते थे कि लोकगीतों को लिखना बड़ा कठिन था। उन्हें कुछ स्मरण भी दिलाना पड़ता था महिलाओं को। वो तब होता था जब हमें भी कुछ गीत याद हों। और एक बड़ा आपको मैं ऐसा आश्चर्यजनक प्रसंग बताता हूँ कि 5-7 महिलाओं से मैंने गीत सुने, गीत लिख लिए। उसके बाद मैं चलने लगा तो एक वृद्धा स्त्री ने बड़े धीरे से अपने पास बैठी महिलाओं से कहा ब्रजभाषा में, अरे तू जाने ना है जिस शहर वाले हैं दिन में जगह देख जाए रात को रखैती डारू आवे। भैया जी यहीं पर मैं एक और बात पूछना चाहूँगी कि संकलन अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो कितने के करीब लोकगीत आपने संकलित किए हैं? मैंने सन 57 से लोकगीतों का संग्रह प्रारंभ किया और फिर ये क्रम अनवरत चलता रहा। कुछ समय में आकाशवाणी से जुड़ा रहा तो यहाँ कुछ गायक आते थे, उनसे भी लिखे, उनके गांव में भी गया। बड़ी सुविधा असुविधा, एक तो
गांव तक पहुंचना बड़ा कठिन होता था। मेरे कुछ जो सहपाठी मित्र थे वो आ जाते थे किसी स्थान पर, उस समय मोबाइल तो थे नहीं कि उनसे कह दूं कि मैं इतने बजे पहुंच रहा हूं। या तो वो प्रतीक्षा करते थे या मैं करता था। फिर उनकी साइकिल के कैरियर पर बैठ के कहीं ऊबड़ खाबड़, कहीं कीचड़, कहीं धूल, बड़ी कठिन यात्रा वो होती थी। और उस यात्रा में आनंद भी आता था जी। एक तो जो लोकगीतों की सुरभि है जी। लोकगीतों का जो रस है वो उन कठिनाइयों को भुला देता था। जी, आपने रस की बात करी है जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ब्रज लोकगीतों का तो एक बहुत बड़ा वृहद साहित्य है जिसमें संस्कार गीत से लेकर जन्म से लेकर मरण तक के गीत जी हाँ, हैं। जन्म से मरण तक यानी ये मरण बड़ा की आश्चर्य, मरण के गीत बहुत कम होते हैं और हर रस की प्रधानता है। तो क्या आपको लगता है कि जो आपने मौलिक रूप में जो लोकगीत संजोए हैं, क्या वो आगे आने वाली पीढ़ी में उसी मौलिकता के साथ पहुंचेंगे? क्योंकि स्वरलिपि तो उनकी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है ना। मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देने में बड़ी पीड़ा हो रही है, क्योंकि आप आगे आने वाली पीढ़ी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वर्तमान पीढ़ी भी उस गीतों के प्रति रुचिशील नहीं है। संस्कृति कहिए या फिल्म संस्कृति कहिए या पाश्चात्य संस्कृति कहिए, उसमें वो भ्रमित हो गई है। भैया जी, अभी बात हो रही थी कि फिल्मी गीत, ब्रज का बहुत सा साहित्य, ब्रज के जो अंचल में गाए जाते हैं, ऐसे बहुत से गीत हैं यहाँ के संगीतकारों ने यहाँ कर संकलित किए, उन्हें सुना, फिल्मों तक भी हमारे ब्रज का साहित्य पहुँचा, ब्रज के लोकगीत पहुँचे। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि उनकी विधाएं बदल गई, कहीं तर्ज बदल गई, कहीं साज बदल गए, क्योंकि ब्रज में तो साज छोटे मोटे रहा करते थे। पहले ढोलक होती थी, बांसुरी होती थी, ये फिर चिकारा या अलगोजा ये सब रहे। लेकिन आज का जो संगीत है वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बढ़ा। पर आपको ये संगीत इकट्ठा करने की घर से कोई जानकारी थी या कोई घर में ऐसा संगीत का जानकार था, ये कहाँ से उत्पन्न हुई? आपने कहा कि मैंने वहाँ सुना, लेकिन घर का वातावरण भी आपके साथ ऐसा था संगीत का जिससे कि आप संगीत को आगे बढ़ा पाए? वातावरण क्या, लोकगीतों की शक्ति ऐसी थी जी, उनमें जो धुन है जी, वो मुझे बड़ी भाती थी। और जो गीत हैं ब्रज के, उनकी अपनी जो एक शक्ति है वो केवल ब्रज तक सीमित नहीं है। ठीक है। आज ब्रज में होरी रे रसिया, ये होली का गीत है, लेकिन कुमायूं में भी जब होली होती है तो वहाँ भी क्या गाते हैं, आज ब्रज में होरी रे रसिया। तो ये लोकगीतों का प्रभाव है जो ब्रज की धरती से पूरे देश में, आप मालवा में चले जाइए, मैंने बहुत से संग्रह करे, राजस्थान तो अपने पड़ोस में है, लेकिन दूर दूर भी, क्योंकि वहाँ के निवासी जब यहाँ आते हैं रासलीला देखते हैं तो रासलीला में बहुत से रसिया सुनते हैं, तो फिर वो मालवा में जब गाते हैं जाकर तो थोड़ा बहुत वो अंतर मालवी भाषा का हो जाता है, लेकिन गीतों का रस और गीतों का प्रभाव वही होता है। भाटिया जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप भैया जी के नाम से जग प्रसिद्ध हैं, तो आपको भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के 500 से भी अधिक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। ये मेरा सौभाग्य है जी। तो आपको भैया जी के नाम से जो पुकारा जाता है, उसकी पृष्ठभूमि में भी क्या कहीं लोकगीत या लोक साहित्य है? देखिए, भैया जी का तो ये है कि पहले तो लोग मुझको सन 67 से पहले भाटिया जी कह के संबोधित करते थे। जी। जब मथुरा में आकाशवाणी का केंद्र स्थापित हुआ तो एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, ग्राम गोष्ठी। उसमें मेरी भूमिका थी भैया जी की, और ये जो राधा बिहारी जी बैठे हैं ये थे गुसाई जी। तो उसका प्रारंभ होता था, सब सुनबे वाले भैया इनको राम राम, और हमारे साथ के लोग कहते राम राम जी, राम राम। तो उसमें मेरी भूमिका थी भैया जी की। तो गांव के बहुत से लोग प्रभावित होकर उस कार्यक्रम से आते थे आकाशवाणी, और कहते थे कि हमें भैया जी से मिलना है, उनके दर्शन कर हुए आए हैं, कोई गुड़ की भेली, कोई गन्ने का रस, कोई हमारे भैंस को घ्यो है ये। तो उसने मुझे प्रिय बना दिया भैया जी के नाम से। धीरे धीरे लोग भाटिया जी भूल गए और भैया जी कहने लगे। फिर हमारी एक शिक्षा संस्था है तो छोटे छोटे बच्चे भी भैया जी कहते थे। तो ये एक साधारण सा एक प्रसंग
भैया जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न और है जी। कि आज जब कभी भी भारत सरकार को अपनी नीतियां प्रचारित करनी होती हैं, प्रसारित करनी होती हैं, तो लोकगीत के माध्यम से वो प्रसारित करते हैं। रूरल में जाना हो, गांवों में जाना हो, तो वो अपना संदेश लोकगीत के माध्यम से, वहाँ की लोक कला के माध्यम से पहुँचाते हैं। ब्रज के लोकगीतों में परिवार नियोजन से लेकर शिक्षा से लेकर हर तरह के गीत हैं। इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि उस समय भी क्या इतनी जागरूकता थी कि लोग इस तरह के सब्जेक्ट्स को भी शामिल किया करते थे लोकगीतों में? आपके प्रश्न का जो पहला भाग है कि अब गाँव में जाकर भारत सरकार या किसी की तरफ से ये प्रचारित किया जाता है, इसमें थोड़ा संशोधन कर लें कि ऐसा किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, कम होता है। क्योंकि गीत मौजूद हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी भारत सरकार अगर किसी नीति को प्रचारित कर रही जी। है गांवों में, तो वहाँ की लोक कला को ही वो प्राथमिकता देती हाँ, है। वो वहीं तक सीमित है, लेकिन वो गीत जो है और भी जगह अगर प्रचारित हों, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आज वृक्ष लगाने की बात बहुत की जाती है, जी। लेकिन एक गीत है पन्ना मारू। पन्ना मारू। पन्ना मारू एक महिला का नाम है, हम्म, और उसके पति ने अपने घर के आंगन में नीम का एक पौधा लगाया। जी। फिर वो चला गया नौकरी पर, 12 साल बाद लौटा तो उसने देखा कि पौधा तो बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी पत्तियां और डाली एक टूटी हुई है। जी। तो उसने आकर अपनी पत्नी पन्ना मारू से पूछा, निवरिया के छोटे मोटे पात पन्ना मारू किन्ने सताई हरियल नीवरी जी महाराज। पत्तियां और डाली देखते इसको लगा कि किसी ने इसके ये तोड़ा है। तो उसने उत्तर दिया पन्ना मारू ने, दिवरिया ने तोरीवा की डार ननद सताई हरियल नीवरी जी महाराज। एक डाली और पत्ती तोड़ने पे आप कल्पना कर सकती हैं कि क्या दंड दिया जाएगा। आज जी। तो पेड़ के पेड़ काट देते हैं लोग और कोई दंड नहीं मिलता। वहीं एक और लोकगीत की मैं चर्चा करना चाहूंगी। मैं इसको पूरा कर दूं। अब बिल्कुल जी करिए। जी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, दिवरिया को कर दो ब्याह, ननदे खंदाए दे वाके सासरे जी महाराज। इसका तो ब्याह करके इसको अलग करो परिवार से और ननद को ससुराल भेज दो, केवल किस लिए कि पत्ती और डाली तोड़ने पर। जी। तो ये था महत्व वृक्षारोपण का। वहीं एक लोकगीत है, जी वो चंदा तेरी निर्मल कली हाँ, चांदनी। तो कितना सुंदर प्रेम भाव है। क्या बात है वाह। इसके बारे में कुछ बताइए। हैं। चंदा तेरी निर्मल कहिए चांदनी, जी। राजा की रानी पानी नीकरी। तो वो पनघट पर पहुंची, मुझे भी स्मरण आ रहा है। तो एक युवक था, वो धोती धो रहा था। जी। उसने उस युवती से कहा, अरे छोरी दे मारू बैंगन तोड़ ला, तो जू मैं धोऊं तेरी धोती। तो उसने कहा, अरे छोरा मेरे तेरे गोबर लिसरे हाथरी, रंग रंग चुएगो मेरी धोती। तुमने कहा नहीं, मेरे मेहंदी रच रहे हाथरी, रंग रंग चुएगो तेरी, दाग नहीं लगेगा, रंग रंग चुएगा। फिर उसके बाद एक प्रश्न देखिए कितना सहज कि अरे छोरी तू अतकी बहुत मलूक रही, मलूक सुंदर, इतनी बड़ी तो कुआरी क्यों रही। तो उसने कहा, बर ढूंढो देश विदेश रे, हमरी जोड़ी को बर ना मिला। फिर यही प्रश्न उसने कर दिया, अरे छोरा तू अतको बहुत मलूक रे, इतना बड़ा तो कुआरा क्यों रहा। उन्होंने कहा, अरे छोरी मेरे मैया मर गए मैया बाप रे, भैया भरोसे कुआरे हमरे। अब दोनों का कारण हो गया। तो फिर एक उसने कहा, अरे छोरी चल चल दे सोरों घाट रे, वहाँ पे तो चल के डारे भावरी। अब देखिए नारी सुलभ लज्जा, आप जो गीत की बात कर रही थी। जी, जी, जी। अरे छोरा वहाँ बहुत जुड़ेंगे लोग रे, वहाँ पे तो आवे मोकू लाजरी। तो ये लोकगीतों का सौंदर्य है। जी। एक प्रश्न है, स्वाभाविक सा प्रश्न है जी। कि जब आपने लोकगीतों का संकलन करना आरंभ किया तो माध्यम क्या रखा? आप हाथों से लिखते थे, टाइप करते थे, या उनको रिकॉर्ड करते थे? कैसे संकलन किया आपने? उस समय तो लिखता था, क्योंकि टेप रिकॉर्डर बहुत बड़े बड़े होते थे, उनको ले जाना गांव में संभव नहीं था। फिर गांव में बिजली नहीं होती थी,
बैटरी से वो चलते नहीं थे, तो हाथ से लिखता था। तो कई बार तो मेरी समझ में नहीं आता था कि इन्होंने क्या शब्द बोला, क्योंकि गायन में शब्द बहुत से इधर उधर हो जाते हैं, और फिर उनसे पूछो तो उनमें एक झुंझलाहट होती थी, ये बता तो दियो, 10 बार बताएं का। तो फिर ये लिखना, फिर बाद में समझना, किसी से और देखना, और उन गीतों को वहाँ पर अपना मैं लिखलाता था। बाद में ये देखिए, इन कॉपियों पर लिखता था जी। इनमें व्यवस्थित रूप से सारे गीत लिखे हुए हैं, और आप पढ़ कर देखिए कि किस सन का है। देखिए जी, तारीख लिखी हुई है, ये तारीख है 3/10/56। 56। हाँ, कितने वर्ष हो गए? 65 वर्ष हो गए होंगे। 65। 3 अक्टूबर हैं? 1956। 56 का। जी। तो ये इस तरह से सुरक्षित हैं। जी। बाद में जब कुछ छोटे से टेप रिकॉर्डर चले, तब मैंने कुछ गीत रिकॉर्ड करे। सबसे बड़ी आवश्यकता जो है आज ये है कि गीत लिख गए, लेकिन इनकी धुन कौन बताएगा? जी, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न बहुत है ना। एक जगह मैंने एक गीत सुना, और मैं चुनौती के रूप में कहता हूँ कि बहुत अच्छी कलाकार भी उस धुन को नहीं गा सकती, इतनी ऊंचाइयों पे था। जीना के खुले हैं किवार, आ जाइयो मेरे अट्टा पे, झनकारे उड़े अटरिया में। ये पहली पंक्ति थी। अब कितनी ऊंचाइयों पे उन्होंने गाया था। अगर मेरे पास टेप रिकॉर्डर होता तो मैं आपको सुनवाता आज। तो गीतों की धुन जी। आज हों तो उनके नोटेशन हो जाए। इन लोकगीतों में कितनी विविधता आपको मिली? क्या क्या सब्जेक्ट थे, क्या क्या विषय थे, इस बारे में भी थोड़ा जन्म सा से बताइए। लेकर, जन्म से पूर्व से ही कहिए, 7 महीने हुए, 8 महीने, तब से गीत। कौमरी गीत, हाँ, कौमरी गीत जिन्हें कहते हैं। हाँ, जी। कौमरी गीत भी है, और कौमरी की तो बड़ी प्यारी धुन है। हाँ भैया, बताइए, हैं? कौमरी गीत की थोड़ी सी धुन बताइए। कौमरी, चना की डाली कौमरी जी महाराज, कौमरी जी सो महाराज, राजा मेरे सोए गई नींद नींद कुनींद, सपने में देखी सोए कौमरी रही जी नींद महाराज। कुनींद, सपने में देखी कौमरी जी महाराज। बड़ी प्यारी धुन है गोसाई जी। हाँ। और धुनें तो बहुत ही अच्छी अच्छी हैं सब जी। गीतों की, और उनको संरक्षित कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जी। ये कार्य आकाशवाणी और दूरदर्शन कर सकता है, कर रहा है, लेकिन बहुत व्यापक विषय है। आकाशवाणी और दूरदर्शन में तो एक अलग सेगमेंट है लोकगीतों का, जो हर प्रदेश में प्रचारित होता है। जी। आपने जिस दायित्व के साथ इनको संकलित किया, आपने क्या प्रण किया है इनको देश विदेश तक पहुंचाने का? वो संभव नहीं हो सका है, मैं कोई बात आपको कह दूं, क्योंकि ये कार्य एक व्यक्ति का नहीं है। इसके लिए तो बहुत लोग जुड़ने पड़ेंगे, और अब ये जो संपत्ति है गीतों की, अब गांव से बहुत दूर जा चुकी है। क्यों? अब ग्राम्य संस्कृति नहीं है वहाँ। गांव के लोग भी शहर में बस गए। पहले किसी के बालक का जन्म होता था तो 5-7 महिलाएं इकट्ठी हुई, ढोलक मंजीरे, एक छोटी सी बालिका नृत्य करती थी। अब अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो प्रोफेशनल ग्रुप बुला लिए जाते हैं, महिला संगीत। हाँ। ये सब के लिए है ना। जी जी तो इनको तो संरक्षित करने का एक मैं आपको बहुत वैसा प्रसंग सुनाऊं। राहुल सांकृत्यायन जी का नाम सुना होगा। जी। उन्होंने लोक संस्कृति पे बहुत काम किया है। उन्होंने ब्रज के लोकगीत सुनने की इच्छा व्यक्त की, यहाँ के जिला प्रशासन को लिखा, तो उन्होंने यहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट विकास खंड अधिकारी को कह दिया कि गांव की कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके आप गीत सुनवा देना। जिलाधिकारी जी ने मुझसे कहा कि आप उनके साथ चले जाइए, इस विषय में आपकी रुचि है। मैंने कहा मेरा तो सौभाग्य होगा। मैं उनके साथ आया गोसाई जी। कुछ महिलाएं वहाँ ब्लॉक ऑफिस में इकट्ठी कर रखी थी, ढोलक थी, मजीरे था। तो उनसे कहा मैंने बहनाओं कछु गीत सुनाए दो, जो आई हैं बड़ी दूर से। तो उन्होंने कौन सा गीत सुनाया? तन डोले मेरा मन डोले, दिल का गया करार। फिल्म का बहुत प्रभाव है। तो राहुल जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले अरे ये गीत ब्रज के।
मैंने कहा अब ये प्रभाव पड़ गया है नगर की संस्कृति का। फिर मैंने उन्हें 2-4 सावन की मल्हारों इन सब की, तो फिर उन्होंने अपना धारा प्रभाव सुनाना कर दिया। तो मैं आपको बता रहा था कि अब गीत जो है वहाँ से भी धूमिल होते जा रहे हैं। आपके बहुत सारे प्रसंग हैं, क्योंकि एक बहुत लंबे समय तक जी। आपने लोकगीतों के संकलन के लिए जगह जगह गए, आपने जगह जगह प्रयास किए। कोई एक दो प्रसंग ऐसे रोमांचकारी प्रसंग आपको याद आते हैं जो कि आज भी आप याद करते हो तो आपको हंसा देते हो? एक तो मैंने आपको बताया था कि दिन में जगह देख जाए, रात को डकैती डारवे में। जी। और वैसे अब रास्ता चलते बहुत सी चीज़ें आ जाती थी। गोसाई जी में चल रहा था गांव की पगडंडी पे, एक दरवाजे पर घर के 3 महिलाएं खड़ी थी और आपस में लड़ रही थी। एक ने मुझे आवाज़ दे के कहा हमारा न्याय कराए जाओ। मैंने कि बताओ। तो एक बोली उनमें से, ये तो मेरी बहू है और ये मेरी पड़ोसन है। ये पड़ोसन मेरी घर पे छाछ मांगवे आई तो मेरी बहू ने मना कर दी। अब बहू बोली सासू माँ छाछ आज चली नहीं, आपको भी पता है, तो इसलिए मना कर दी। तो वो बहुत गुस्से में बोली मुझे भी पता है कि छाछ नहीं चली, पर तू कौन होती है मना करने सास वाली? मौजूद, मना करूंगी तो मैं करूंगी। ठीक बात है, सास हूँ। तब उनने कही पड़ोसन से कि बहना आज हमारे यहाँ छाछ ना चली। अब बात लोकगीत का साहित्य तो जी। है ही, लेकिन लोक साहित्य में अगर परसोकला और बतोकला की बात करें तो वो भी आज सुनने को ही नहीं आते। आपने इनका भी संकलन किया है मैंने गीतों के अतिरिक्त। अब आप गांव में चले जाइए, परसोकले और बतकोले कोई नहीं जानता। एक पूछोगे परसोकले क्या हो गए परसोकला, लेकिन उस युग में जब ना तो मोबाइल थे, ना कोड वर्ड थे, ना शॉर्ट हैंड था। एक प्रसंग आपको बताता हूँ परसोकले का। एक महिला ने खीर बनाई जी, और उसे पता चला कि उसकी पड़ोसिन जो है फलाने गांव में जा रही है जहाँ उसकी सहेली रहती है। तो उसने सोचा कि अपनी सहेली को इससे भिजवा दूंगी। तो खीर पे उसने खूब तो बूरा डाला, खूब डाली मेवा, और एक कटोरदान में रखकर एक थैले में रखी और एक छोटी सी पर्ची लिख दी, चंदा की चांदनी घटा टोप छाई है, वाह, मेरे तो हैं 12 पूरी तेरे के आई हैं। 12 पूरी थी। अब वो सहेली चली तो उसको खीर की बड़ी भीनी भीनी सुगंध आई। गुसाई जी आपको भी आती होगी ऐसी सुगंध तो। जी 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 जी। तो उसने सोची कि मैं थोड़ी सी खीर खा लूँ, पूड़ी खा लूँ, तो उसे क्या पता चलेगा। हाँ। तो स्वाद में ऊपर का बूरा भी, मेवा भी, अब वो तो स्वाभाविक था ऊपर से, और 8 पूड़ी खा गई। थैला ले जाके उसको दे दिया। उसने पर्ची पढ़ी तो समझ गई कि इसमें से मेवा, बूरा, पूड़ी इतनी गायब है। तो उसने भी पर्ची पे लिख दिया, चंदा की चांदनी तारा कोई कोई है, मेवा और बूरा नहीं है, तेरे तो ही 12 पूरी, मेरे तो 4 ही आई हैं। तो बिना कोड वर्ड के और बिना उसके जब उसने पर्ची पढ़ी तो समझ गई कि ये उसमें नहीं पहुंची। पर सोकले तो आप ये ना समझे कि ये हास्य प्रयास के हैं जी। पर सोकलों में दार्शनिक भाव भी है।